अस्सलाम वालेकुम। कैफ 1 FAR 1 लेक्चर 38 स्टार्ट करते हैं जी। MCQs होमवर्क में थे। इन तीन में से मैंने एक MCQ डिस्कस किया है सिर्फ, क्योंकि बाकी दोनों इससे भी आसान थे। ठीक है, और इसको इसलिए भी डिस्कस कर दिया क्योंकि इसका सोल्यूशन बुक के अंदर गलत है। ठीक है, अच्छा जी, क्या था जी MCQ? अ कंपनी रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2009। किस दिन रीवैल्यू कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2009 पर। रिक्वायरमेंट है एज एट 31 मार्च, ईयर एंड बेसिकली ये लिखा, रिक्वायरमेंट तो बाद में पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट मैंने एंड पे इसलिए पढ़ी थी कि पहले पूरा सवाल कर लिया जाए। अच्छा, क्योंकि फिर इसी MCQ से मैंने मैक्सिमम पॉसिबल जो 5 ऑप्शंस बनते हैं वो सारे के सारे बता दिए थे बच्चों को। ओके, ऐसा करते हैं, इसको दोबारा कर लेते हैं। अच्छा जी, MCQ पढ़ना शुरू कर दें। प्रॉपर्टी किस दिन रीवैल्यू हो रही है? 1 अप्रैल 2009 को, और ईयर एंड क्या बता रहा है वो? 31 मार्च 2010। इसका मतलब इसका ईयर एंड थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद ये हो रही है वो अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट बोलें। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 20। इसमें से लैंड पोर्शन कितना है और बिल्डिंग का? चलो, ये बातें सारी यहाँ पर लिखी हुई थी, बस मैंने ये डेट्स वगैरह छोड़ दिए, बाकी सवाल दोबारा कर लेता हूँ आपके साथ। अ कंपनी रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2009 ₹2.20 मिलियन। ₹2.20 का मतलब है इसको 20 पर उठाकर ले जाना है, मतलब ये रीवैल्यूड अमाउंट है। सही है? इसमें से 8 मिलियन फॉर लैंड है। ठीक है, फर्स्ट रो 7 हो जाए, सेकंड रो थोड़ी सी गुंजाइश बना दें, बाकी तो कहीं भी गुंजाइश नहीं है। आखिरी रो भी एक बच्चे की गुंजाइश बना के बैठे, जल्दी करें, शाबाश। अच्छा जी, 20 मिलियन में से अगर 8 मिलियन लैंड है तो फिर बाकी 12 मिलियन बिल्डिंग का आ गया। द प्रॉपर्टी ओरिजिनली कॉस्टेड 10, जिसमें से 2 मिलियन था लैंड का, 8 फिर किसका? बिल्डिंग का। 10 years ago, ये खरीदी कब थी? 10 साल पहले। द ओरिजिनल यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ इज 40 ईयर विच इज अनचेंज्ड। क्या मतलब? 40 साल जिंदगी थी इसकी जब खरीदी थी ये प्रॉपर्टी, 10 साल गुजर गए तो आज फिर 30 साल रिमेनिंग होगी यूज करनी अगर पड़े तो। ठीक है, अच्छा। द कंपनीज पॉलिसी इज टू मेक अ ट्रांसफर टू रियलाइज्ड प्रॉफिट्स। ये रियलाइज्ड प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन। ये क्या करते थे? एक्सेस डेप्रिसिएशन वो जो निकलती थी उसको रियलाइज प्रॉफिट में ट्रांसफर करते हैं। ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो जो हम देखो, मैंने आपको कहा था जिस दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस आए, प्रॉफिट एंड लॉस में मत लिखना, रिटेन अर्निंग में चला गया तो ये तो रियलाइज प्रॉफिट बन जाएगा, यूजर मांगने आ जाएंगे शेयर होल्डर्स पैसे। ठीक है, ये अनरियलाइज्ड है, इसको रिटेन अर्निंग की बजाय रीवैल्यूएशन सरप्लस में रखो, यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस अनरियलाइज्ड गेन है और रिटेन अर्निंग्स रियलाइज्ड गेन है। लेकिन ईयर एंड पे हम एक्सेस डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो होती है वो रियलाइज्ड में फेंकते हैं, अनरियलाइज्ड से निकालकर। अनरियलाइज्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस से निकाला डेबिट और फेंका रियलाइज्ड में रिटेन अर्निंग्स यानी क्रेडिट। तो ये वही एंट्री बोल रहा है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट करते हैं, वो तो हम भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब रिक्वायरमेंट बात। ठीक है, अब पहले जरा कर लेते हैं इनको अलग अलग। ठीक है, मैंने जरा ये टाइम बचाया था, इस तरह से कर लिया था, आप तो 2 वर्किंग्स ही करेंगे ना। ठीक है जी, कॉस्ट किस दिन? भाई मैं ना इस वक्त 1 अप्रैल पे, वो कह रहा है 10 साल इसके गुजर गए हैं, तो मैं अगर कोशिश करूं तो मैं डेट ऑफ परचेज भी निकाल सकता हूं। 10 साल पीछे ही जाना है ना, 1 अप्रैल से 10 साल पीछे जाना है, लेकिन जरूरत ही कोई नहीं है। टाइम जाया क्यों करें गिनती करने के ऊपर? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉस्ट कितनी है लैंड की? 2 मिलियन। ये देखो 2 मिलियन कॉस्ट है लैंड की। ठीक है, और कितना डेप्रिशिएट होगा लैंड? ये ब्लैक से लैंड चल रहा है, लैंड नहीं डेप्रिशिएट होता। ये देखो, ये ब्लैक लैंड कहां से डेप्रिशिएट होना है? कोई डेप्रिसिएशन नहीं। ठीक है, तो कितनी बुक वैल्यू आ गई 1 अप्रैल पर? 2 इसकी बुक वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इस दिन 1 अप्रैल को ये रीवैल्यू होकर लैंड कहां पहुंच गया? 8 मिलियन पर। तो रीवैल्यूड अमाउंट, वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखी आपने और 6 रुपए का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। ठीक है, उसके बाद ईयर एंड आया तो इसको रीवैल्यूड एसेट को डेप्रिशिएट करना है। मसला यह है कि ये लैंड है इसलिए इसने डेप्रिशिएट नहीं होना, और इसके सरप्लस ने भी ट्रांसफर कहीं नहीं होना, पड़ा रहेगा ये जब तक कि एक्चुअल में लैंड बिकना जाए। जिस दिन एक्चुअल में बिकेगा तो सारे का सारा एक ही बार रिटेन अर्निंग्स में, या कोई लॉस आ जाए तो इसको खा जाए तो खा जाए, वरना ये हर साल ट्रांसफर नहीं होना, क्योंकि ना हर साल लैंड आहिस्ता आहिस्ता कम होता है तो ना ही उसका सरप्लस, वरना डेप्रिशिएबल एसेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, उसका सरप्लस भी आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाते हैं उसी तरह से। ठीक है ना, तो ये 8 और 6 ठीक हो गया, सही है। नेक्स्ट, अच्छा, बिल्डिंग आ गई जी। बिल्डिंग की कॉस्ट, डेट से मुझे क्या लेना देना? बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी जी? ये 8। ठीक है, ये 8 की कॉस्ट है इसकी, और आ जा भाई, और डेप्रिसिएशन करनी है इसकी। हमने 8 की कॉस्ट को पकड़ा, डिवाइड किया
40 से। क्यों? ये ओरिजिनल लाइफ थी, याद है? अच्छा, अब कितने साल गुजर गए निकालने की जरूरत ही नहीं थी, उसने खुद ही बता दिया था कि 10 साल पहले, ये 1 अप्रैल 9 से 10 साल पहले खरीदी थी, तो 10 साल ही गुजरे थे ना। कितना आता है? 2। बुक वैल्यू 6, रीवैल्यूड अमाउंट 12 है, तो 12 लिखा हमने, 6 का सरप्लस आ गया, इत्तेफाक से सेम आया, इत्तेफाक से। ओके जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 6। लेकिन ये डेप्रिशिएबल एसेट है, ईयर एंड पे जाके हमने इस रीवैल्यूड अमाउंट को, अब रीवैल्यूड अमाउंट क्या है जी? ये 12, इस 12 को हमने डेप्रिशिएट करना है। और रिमेनिंग लाइफ कितनी है? अगर 40 साल पहले खरीदा था और 10 साल गुजर चुके हैं तो रिमेनिंग कितनी है? 30 साल। ठीक है, जो हशर एसेट के साथ करना है वही सरप्लस के साथ करना है। 6/30, तो बताइएगा 0.4, 0.2। ठीक है, ये आ गया 11.6 और ये आ गया 5.8। ठीक है जी, ओके। नाउ ये तो हो गया सारा सवाल। अब रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट पढ़ के इसका जवाब दे लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है यहां पर रिवैल्यूएशन के सवाल में, अगर एमसीक्यू आ जाए तो। ये आइए 16 के सवाल, ठीक है ना। देखें, अभी मैंने ना आपको डिस्क्लोजर पढ़ाने हैं, इसके अंग्रेजी पढ़ानी है। डिस्क्लोजर ऑफ पीपीई I16 के डिस्क्लोजर क्या है? वो जो हम बना रहे हैं, वो जो हम नोट्स बना रहे हैं, वो बनाना हमने सीख लिए हैं। जब एक चीज बनाना सीख लेंगे तो उसको फिर अंग्रेजी में पढ़ना कोई मुश्किल नहीं रह जाता। अप्रोच ऐसे ही है, पहले मैं आपको न्यूमेरिकली चीजें करवा देता हूँ, फिर थ्योरी की तरफ जाते हैं। वहां जाके देखते हैं, अच्छा हाँ ये वहां पे किया, ऐसे किया, ऐसे, अच्छा ये हाँ ये सारा कुछ तुम्हें आता है, लेकिन फिर भी वो मैंने एक बार आपको रीड आउट तो करवाने हैं। जब वो आपने डिस्क्लोजर्स पढ़ लेने हैं तो फिर सारे एमसीक्यूज आप कर सकेंगे। न्यूमेरिकली एमसीक्यूज करने के लिए आप तैयार हैं किसी भी तरह का इस टॉपिक में से आ जाए तो। मैं अभी आपको प्रूव करता हूं, ये एक ही एमसीक्यू से 5 रिक्वायरमेंट्स निकल सकती हैं। ठीक है, लेकिन पहले इस रिक्वायरमेंट को देख लें। क्या कहता है जी? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैलेंस इन रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट एज एट 31 मार्च 2010। ये है रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, ये है 31 मार्च 10, और ये बुक वैल्यू 6 रुपए लैंड से रिलेटेड सरप्लस की है, और 5 या 8 रुपए बिल्डिंग से रिलेटेड सरप्लस की है। इन दोनों को अगर टोटल करें तो 11.8 आता है। ठीक है जी, ये 11.8 हमारा ऑप्शन डी बनता था। अब किताब के अंदर ये कुछ और आंसर है, वो गलत था, इसको सही कर लें आप। ठीक है, अपनी बुक्स में जाकर ही आप इस आंसर को, ताकि बाद में कहीं पढ़ें तो, ये 11.8 ही करेक्ट आंसर है। आंसर सही है ना, हमने तो करके देख लिया। ठीक है, कौन सा एमसीक्यू था ये बेटा? वो मैं बाद में बताता हूं, पहले एक काम कर लें जरा। 9 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पेज नंबर 137 पे ये है, और इसका सोल्यूशन है पेज नंबर 144 पे इसका सोल्यूशन पड़ा है। ये सोल्यूशन जो है, ये सोल्यूशन गलत है। ठीक है, ये अब मैं अगली बार सही कर दूंगा, यहां नोट हो गया। ठीक है, इसकी बजाय ये वो वाला सोल्यूशन है जो मैंने अभी अभी आपको वहां पर करवाया, ये इसको रिप्लेस कर लेना आप। ठीक है, जो भी मैंने क्लास के अंदर करवाया। ओके, सही है? नहीं, ये पिक नहीं लेनी, पिक वही लेनी, अभी कंप्लीट करते हैं, वहां पे जाके फिर पिक ले लेना। जी बेटा, 11.8 है। बच्चे फिर कह रहे थे शायद किसी के पास पुरानी बुक हो, आंसर में गलत लिखा होगा। अच्छा, बहरहाल ये आंसर है। अच्छा जी, अब सुने इधर, मैं लैंड की बजाय ना बिल्डिंग के ऊपर ही आता हूं। क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि आपसे वो पूछ सकता है? पहली बात, इसी एमसीक्यू में से वो आपसे पूछ ले, व्हाट इज रीवैल्यूएशन सरप्लस और लॉस ड्यूरिंग द ईयर 2010। इसी एक साल के अंदर ही ना मुख्तलिफ वो रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की अमाउंट पूछ ले। ठीक है, दूसरा 0 नहीं है, 6 है। दूसरा वो कह सकता है व्हाट इज द डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, 0.4 है। ठीक है, वो ये पूछ ले व्हाट इज द ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स, 0.2 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के नाम से पूछ ले, ऐसे पूछ ले। ठीक है, उसके बाद वो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द बैलेंस टू बी टेकन टू बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, क्लोजिंग बैलेंस, 11.6 आंसर होगा। वो ये भी पूछ सकता है जो इस दफा पूछ लिया, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस टू बी टेकन टू बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये कितने एमसीक्यूज बन गए? 1 सरप्लस लॉस बता दो, 2 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दो, 3 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो ट्रांसफर किया वो बता दो, 4 बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग का क्लोजिंग क्या आएगा वो बता दो, 5 रीवैल्यूएशन सरप्लस का क्लोजिंग क्या आएगा बैलेंस शीट में वो बता दो। तो इस एक एमसीक्यू से 5 रिक्वायरमेंट निकलती हैं, इससे ज्यादा तो और कुछ हो नहीं सकता। ठीक हो गया, सही है ना? और वैसे ये 6 रुपए का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये 6 रुपए का रीवैल्यूएशन सरप्लस ये कहीं से होकर
हाँ वो नहीं बोलना ना, अभी मैंने बच्चों को पढ़ाई नहीं हुई, ये चीज़ एक छोटी सी पेंडिंग है। ये चला जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, कॉलम होता है रीवैल्यूएशन सरप्लस का। ये मैंने स्टेटमेंट इन इक्विटी पे भी आपको नहीं ना बनवाई, ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये तो बता दिया था इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल होता है, रिटेन अर्निंग्स होती है, रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है, तो इक्विटी के अंदर ही शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स अलग और रीवैल्यूएशन सरप्लस अलग है, तो ये वहां चला जाता है ना, तो वो हम स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो यही सारा काम करेंगे। बहरहाल ये जो चीज है ना, ये पेंडिंग है अभी, ठीक है ना, ये आपको पता नहीं है, बस आपको इतना पता है कि सरप्लस आए तो एसेट डेबिट सरप्लस कैश सरप्लस इक्विटी में नजर आता है, रिटेन अर्निंग से अलग, ठीक है। बहरहाल जब ये पढ़ा दूंगा कॉन्सेप्ट तो यहां पर आके वो बात भी लिख लेंगे कि जो हमने अभी क्वेश्चन मार्क लगाई है। फिर ये पॉइंट 4 कहां आता है जी, ये कहां आता है जी पॉइंट 4, सॉरी ये एसेट, ये इसकी बात ना करें, ये इसको छोड़ें, इसकी बात हो रही है सिर्फ 6 की जो सरप्लस आया। अच्छा ये पॉइंट 4 का डेबिशन एक्सपेंस है, कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये पॉइंट 2 का जो पॉइंट 2 है ये कहां जाता है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाता है, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड रिटेन्ड अर्निंग्स में दोनों जगह आपको नजर आएगा। क्या मतलब, ये विद इन इक्विटी की मूवमेंट होती है, आप रीवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल के रिटेन अर्निंग में फेंक रहे हैं, तो दोनों ही इक्विटी में आते हैं ना, तो ये पॉइंट 2 जो है वो स्टेटमेंट इन इक्विटी के अंदर जाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर से निकल के रिटेन अर्निंग्स में ऐड हो रहा होगा, जब बनाएंगे इंशाल्लाह देखेंगे, वैसे ये तो बात कर रहा हूं। अच्छा ये 11.6 कहां जाएगा जी, बैलेंस शीट में बेटा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग, और ये कहां जाएगा, ये भी स्टेटमेंट का क्लोजिंग होगा, बहरहाल कह सकते हैं इसको बैलेंस शीट में जाएगा। ओके सही है ना, ऐसी बस ये बातें की, इनकी कोई जरूरत नहीं थी, जितनी बात थी वैसे वो कर दी कि 5 रिक्वायरमेंट्स इसकी पॉसिबल ही बनती हैं। यहां तक को मसला, असेसमेंट में आप कोई मसला, अच्छा पिक्चर लेनी है किसकी, ये तो हमारे इस सवाल की रिक्वायरमेंट थी ना, वैसे क्या कुछ हो सकती है रिक्वायरमेंट, वो भी डिस्कस होगी। अच्छा जी ये हैंडआउट आपको आज वैसे मिल गया है, लेकिन ये आपके पेज नंबर 446 ऑफ बुक पे भी ये क्वेश्चन मौजूद है, तो जिनको रेफर करना हैंडआउट से देखना है देख लें, बट ज़्यादा बेहतर तो आपको पता है बुक ही होती है। हैंडआउट का आज आखिरी दिन था भाई, फिजिकली हैंडआउट पे मैं नहीं दिया करूंगा, वैसे ही कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, अब एक हफ्ता तो देता रहा हूं मैं, किताब से करें सवाल वही है, जो सवाल किताब में नहीं होगा और फिर क्लास में करवाऊंगा वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा, ठीक है। अच्छा जी अब इस हैंडआउट पे अगर आप देखें इधर देखें, मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन रहती है, ये मैंने आज करवा दी है, सोचा था कि फुली डेप्रिशिएटेड एसेट भी आज कर दूंगा, लेकिन जब टाइम देखा तो को आधा एक घंटा रहता था, तो मैंने IAS 36 शुरू कर दिया, इनफैक्ट बेसिक नॉलेज उसका देके उसको खत्म भी कर दिया। फिर अभी 4 को दिन चलाते रहेंगे, मजीद प्रैक्टिस करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड की चीजें पढ़ेंगे, और साथ साथ IAS 16 को भी देखते रहेंगे। वैसे IAS 16 अब 2 दिन और लगाते तो हो जाना था, लेकिन अब ये मुंह पड़ गया था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट वाला कॉन्सेप्ट कल इंशाल्लाह आपको दूंगा। उसके बाद एक ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड है रिवैल्यूएशन का, एक रिवैल्यूएशन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस है, ये 5 और 6 हैं, और मैंने 7 और 8 ये भी लिख लिए हैं। ये मैक्सिमम चीजें हमारी इस वक्त IAS 16 में रह गई हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये हम इसी तरह से हर क्लास में 15-20 मिनट इसको कर लिया करेंगे, ताकि नए टॉपिक पे जाएं, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। जरा बच्चे बोर फील कर रहे थे, ठीक है ना, अच्छा नहीं कर रहे थे, अच्छा बहरहाल मैं फील कर रहा था बोर। मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन के बारे में आपको कहा था कि आप सिर्फ अपने उसूलों को पक्का पकड़ के रखें। क्या उसूल थे, वर्किंग में एक लाइन रिवैल्यूएशन के दिन तक एसेट को लाते हैं, फिर एक लाइन खाली छोड़ते हैं और रिवैल्यूड अमाउंट लेके सरप्लस लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद डेबिशन करनी हो तो रिवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे करते हैं। एंट्रीज की बात करें तो रिवैल्यूएशन के दिन सबसे पहले ट्रांसफर की एंट्री करते हैं और फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री करते हैं, ठीक है। और ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं, अगर सरप्लस का बैलेंस हो तो रिवन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट की एंट्री करते हैं, और अगर लॉस का बैलेंस हो तो दूसरी एंट्री नहीं करते। हमारी रिवैल्यूएशन तो बस इतनी सी है। अब ये रिवैल्यूएशन साल के पहले दिन हो जाए, साल के आखिरी दिन हो जाए, साल के दरमियान में हो जाए, हमें उससे कोई लेना देना। वैसे प्रैक्टिकली ना स्टार्ट ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन ही हुआ करती है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन होने को दरमियान में भी हो सकती है, कैलकुलेशन करनी तो आती हो। वैसे सवाल के अंदर आपको मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन आए, ये नॉर्मली क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है तो ये पर्चे में भी नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम सीख तो लें, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये सवाल आपके सामने है, पेज 446 ऑफ बुक्स ओपन कर लें या आज वाले हैंडआउट के अंदर देख लें। इस सवाल की रिक्वायरमेंट तो है प्रिपेयर करो नोट, लेकिन मैं कहता हूं कि आप 31 दिसंबर 17 तक सिर्फ वर्किंग कर दो,
और ये वर्किंग करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। अपनी बुक्स पे ओपन करें क्योंकि मैंने यहां पे कुछ काम करना है। भाई आप अपना काम करें, किताबों से देखें, हैंडआउट से देखें, मुझे कोई काम करने दें अपना। क्यों चातियां मार रहे हैं इधर? वाई आर यू गाइज मारिंग चातीज? जी कितने बच्चे कर चुके वर्किंग? बहुत कम है, 2 मिनट तो हो गए हैं। शकूर वर्किंग कर लिए तुमने? पक्की बात है? देख लूँ आगे, एंट्रीज करो फिर। अच्छा सर वर्किंग ही गलत होनी है तो एंट्रीज कैसे करूँ आगे? जी कितने बच्चे वर्किंग 31 नवंबर 17 तक कर चुके? बहुत कम है। हाइब्रिड में हाथ ही नहीं खड़ा करते हाइब्रिड वाले एक बार बोलने से। आप भी तो क्लास का हिस्सा ही हैं। बहुत टाइम जाया करते हैं आप लोग। अब कितने बच्चे कर चुके वर्किंग? 10% भी नहीं है अभी तक। ये ऑनलाइन वाले भी कर लें, घर बैठे हैं। अच्छा चलो कर लेंगे तो पॉज करके नोट कर लेंगे, हमें क्या जरूरत। अच्छा जी बस करें, आप इधर देखें। ओसामा लिमिटेड परचेज द प्लांट फॉर 1000 ऑन 1 जनवरी 17। यूजफुल लाइफ इज 10 years, रेजुअल वैल्यू इज नील। और 1 अप्रैल 17 इसी साल में 3 महीने गुजरने के बाद रीवैल्यू हो गया 1080 पे चला गया। कोई बात नहीं। कॉस्ट कितनी है? 1000 लाइफ, तो 1000 डिवाइडेड बाय, अच्छा रेजुअल वैल्यू तो नील है ना, कितनी आगे फिर डेप्रीसिएशन? हाँ जी 31 मार्च 17 तक डेप्रीशिएट करना है इसको। 1000/10 तो सारी जिंदगी की डेप्रीसिएशन है इसकी, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना था, पूरे साल की सारी जिंदगी पूरे साल की डेप्शन ले ली। यहाँ पर 10 से आपने इसको क्या किया 3/12, पूरी जिंदगी की नहीं थी, सारे साल की कहना चाह रहा था, ठीक है जी। कितना आ गया? 25। 975 की बुक वैल्यू है एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। ये बुक वैल्यू किस दिन की है? 31 मार्च 17 या 1 अप्रैल 17 कह लें, ठीक है। इस दिन खड़े होकर रीवैल्यू करना है तो एक लाइन खाली छोड़कर
रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे जो कि 1080 है, 105 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसको अक्सर बच्चों ने गलत किया होगा, रीवैल्यूड एसेट को आप डेप्रिशिएट करना है तो 1080 रीवैल्यूड अमाउंट को डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ से। 9 इज नॉट रिमेनिंग लाइफ। अब सुने, इस एसेट की जिंदगी के कितने महीने गुजर गए? 3। अगर इसको महीनों की बजाय साल में कन्वर्ट करना चाहो तो 3/12 करो, 0.25 ईयर्स बनते हैं। ठीक है, यहां कहीं मैंने लिखा भी था, हाँ ये लिखा हुआ जी, 3/12 करें तो 0.25 ईयर्स बनते हैं। इसकी जिंदगी 10 में से 0.25 निकल गई तो रिमेनिंग लाइफ 9.75 है। कितने बच्चों ने ये सही नहीं निकाला था? माशाल्लाह, सही नहीं निकाला था, मैंने पूछा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 9.75। अब मल्टीप्लाई करेंगे 9/12 से या नहीं करेंगे? ये तो ऑलरेडी 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है ना। आपका जवाब गलत है, ये 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन नहीं है। आपने ईयर्स से डिवाइड किया तो डेप्रिसिएशन ईयरली ही निकली है। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल ये बनाई मैंने आपके लिए जब आप नोट कर रहे थे। मिसाल के तौर पे आप 250 का एक एसेट खरीदें और उसकी यूजफुल लाइफ हो 2.5 साल, तो आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे। सब इधर तवज्जो से देखें, 250 डिवाइडेड बाय 2.5 तो आंसर आएगा 100। ये 100 एनुअल डेप्रिसिएशन है, क्योंकि ये फॉर्मूला किस चीज का है जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर का। याद है पहले 2 लेक्चर्स? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर इससे निकलता है। ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है 100। अब पहले साल पूरा साल इस्तेमाल हुआ, दूसरे साल पूरा साल इस्तेमाल हुआ, तीसरे साल 13 वाले साल में जाके तो पूरा साल इस्तेमाल होना ही नहीं, इसकी तो जिंदगी ही 2.5 साल थी। तो फिर उस साल में जाके हमें क्या करना पड़ा? 6/12। इसका मतलब ये 250 को अगर 2.5 से डिवाइड भी कर दें तो वो 6 महीने की डेप्रिसिएशन किसी भी साल में नहीं देता, वो देता फिर भी सालाना डेप्रिसिएशन ही है। हमें 6/12 करना पड़ा आखिरी साल में। ठीक है, तो इसी तरह से 9.75 से जो डिवाइड किया आपने, ये 9.7 से डिवाइड होना जो है ये सालाना डेप्रिसिएशन ही देगा, क्योंकि डिवाइड करोगे ईयर्स से तो ईयरली डेप्रिसिएशन ही आनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 9/12 से, तभी डेप्रिसिएशन आएगी। एक मिनट, सरप्लस के साथ भी वही कर दो। सरप्लस के साथ तो वही हशर कर दें जरा। 105 डिवाइडेड बाय 9.75 इंटू 9/12। ठीक है जी, तो 83 और 8, 9, 7 और 97। कितने बच्चों ने बिल्कुल सही कर ली थी वर्किंग? अब 5 6 ही रह गए। हाइब्रिड में 5 6 हैं। वाह, शर्म करो, डूब मरो, बेशर्मा। वैसे नहीं कहते, मेरा कोई बच्चा भी यहां या वहां वाला कोई बच्चा झूठ नहीं बोलता। मुसलमान झूठ बोल ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए। जी, कोई मसला, कोई क्वेश्चन? ये 9/12 करने वाली बात समझ आई है? 9.7 दोबारा समझा दो भाई। देखो, ये एग्जांपल समझ आई है? नहीं समझ नहीं आई? ध्यान देखो, 250 की कॉस्ट हो और लाइफ एसिड की हो 2.5 साल। ठीक है, तो उस एसिड को 2.5 से डिवाइड करोगे डेप्शन निकालने के लिए। जब लाइफ 2.5 साल है तो जो आंसर आएगा 100, क्या ये 6 महीने की डेप्शन है, 9 महीने की डेप्शन है या साल की डेप्रिसिएशन है? हाँ, 2.5 से डिवाइड करोगे तो फिर भी सालाना आएगी। हाँ, यही बात बता रहा था। ठीक है ना, तो 2.5 से डिवाइड, चाहे 2.5 से डिवाइड किया है, आंसर क्या आया है? ईयर की डेप्रिसिएशन। पहले साल पूरा साल इस्तेमाल हुआ, पूरे साल की डेप्रिसिएशन। दूसरे साल पूरा साल, तीसरे साल में पूरा साल से चलना ही नहीं, तो 6/12 करना पड़ा ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि तीसरे साल यूं लिख दो 250/2.5 आपको जी आखिरी साल में 6 महीने की डेप्रिसिएशन ही निकली होगी। 6 महीने की डेप्रिसिएशन नहीं है, आपको 6/12 इसको करना पड़ेगा डेप्रिसिएट करने के लिए। ऐसे ही मैंने कहा, यहां पर आपने 9.75 से डिवाइड किया है, इससे आपकी 9 महीने की डेप्रिसिएशन तो खुद ब खुद नहीं निकल आनी। ठीक है, ये तो पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन है, 9/12 आपको करना पड़ेगा। ये सबसे बात बताई थी। ठीक है जी, नहीं डिवाइड बाय 10 कैसे कर लें भाई? डिवाइड है 10 साल रिमेनिंग लाइफ नहीं है ना भाई। यही तो यहां पे समझा रहा हूं भाई। ये 250, चुप कर जाओ, उसका सवाल मेरा जवाब। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? बेटा देखो, 250 को 2.5 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आना है? साल या 6 महीने की या 9 महीने की? साल की ना। तो इसको अगर 6 महीने पर निकालना हो या 9 महीने पर निकालना हो या 10 महीने पर निकालना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मंथ से। देखो ना, आखिरी साल के अंदर आप 250 को 2.5 से डिवाइड करते हो, 250 को 2.5 से डिवाइड करके क्या आखिरी 6 महीनों की डेप्रिसिएशन निकलती है? पूरे साल की निकलती है। 6/12 तो आपको करना पड़ता है। ठीक है, ये आखिरी साल में ये बात समझाई, ये बात यहाँ पहले साल के अंदर इसके समझो अप्लाई हो गई। अगर आप इसको 9.75 से डिवाइड करेंगे तो ये पर ईयर डेप्रिसिएशन आएगी या 9 मंथ्स की आएगी? पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। पूरे साल की डेप्रिसिएशन में से 9/12 हमें करना पड़ेगा। ठीक है, जब कोई और सवाल किया करे ना, एक मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो आप लाजमी सुना करें उस सवाल को, क्योंकि उसमें आप लोगों का जवाब भी होता है सवाल का। जी, तो इसको भी डिवाइड 9.75 से किया। जिस दिन इसकी रिमेनिंग लाइफ, इस दिन खड़े होकर इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है?
2.5 है ना वो। इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ 2.5 से डिवाइड किया। इस दिन खड़े होकर इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी है? जितनी लाइफ बाकी है उस पर ही डिवाइड करना है, ठीक है ना। अच्छा बात समझ कोशिश करें, जब आखिरी साल आएगा ना, आखिरी साल, ये 9 महीने यहां डेप्रिशिएट हो गया, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, आखिरी साल के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर 9/12 नहीं करेंगे तो फिर आखिरी साल के अंदर क्या होगा? 3 महीने की डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई पड़ी होगी। समझने की कोशिश करें, इस साल में 3 महीने डेप्रिशिएट भी हो चुका हुआ है, तो इस एसेट में पूरा साल ही डेप्रिशिएट होना था ना। 3 महीने की डेप्रिसिएशन ऊपर आ गई है, 9 महीने की बाद में आ रही है, वैल्यूज बदल गई हैं रिवैल्यूएशन की वजह से। तो बिल्कुल मैंने ये बात सख्ती से मना की थी, ये रिवैल्यूएशन को एस्टीमेट चेंज नहीं कहना, नेवर एवर। एस्टीमेट चेंज ही है। एस्टीमेट चेंज क्या होता है? यूजफुल लाइफ बदल गई। एस्टीमेट चेंज क्या होता है? रेजिडुअल वैल्यू बदल गई, जो अंदाजा लगाया था। एस्टीमेट चेंज क्या होता है? मेथड ऑफ डेफिनेशन बदल गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक अल्टरनेटिव मॉडल था ना ना इसकी रिमेनिंग लाइफ बदली थी, ना इसकी रेजिडुअल वैल्यू बदली थी, ना मेथड ऑफ डेफिनेशन बदला था, बल्कि हमारा दिल किया कि हम रीवैल्यूएशन मॉडल पे चले जाएं जो IAS 16 ने दिया हुआ है। तो ये रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाने की वजह से उसने ये गाइड किया हुआ है कि ये वाली अकाउंटिंग करो, तो हम ये कर रहे हैं। इसको चेंज इन एस्टीमेट नहीं कहना, वरना फिर आप कहोगे इसको भी स्टार्ट ऑफ द ईयर ले जाएं, फिर वो वाली फनकारी लगाओगे आप। भाई रिवैल्यूएशन मॉडल डिफरेंट है, चेंज इन एस्टीमेट डिफरेंट है। पियानो वाले सवाल में कल क्या किया था? दोनों काम हो रहे थे 31 दिसंबर पे, ठीक है। चेंज इन एस्टीमेट को उठा के स्टार्ट ऑफ द ईयर ले गए, रिवैल्यूएशन को अपनी जगह रहने दिया था। रिवैल्यूएशन मॉडल जो है वो IAS 16 का अल्टरनेटिव मॉडल है, जिसकी अकाउंटिंग IAS 16 ने सिखाई हुई है। उसने कहा हुआ है अगर एलिमिनेट वाला मेथड है जो पढ़ रहे हो आजकल, डेट रिप्लेसमेंट वाला, तो जिस दिन रिवैल्यू हो रहा है उस दिन तक की डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करो और उस दिन उठा के ले जाओ रिवैल्यूड अमाउंट पे, और उसके बाद वाली डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूड अमाउंट को डिवाइड करके रिमेनिंग लाइफ में निकालोगे, ठीक है ना। ये डिफरेंट है, इसको चेंज इन एस्टीमेट नहीं कहना, नहीं कहना, नहीं कहना, ओके। अच्छा जी, चलें आगे, एंट्रीज कर लें। पहली एंट्री मैंने 3 बार बोला, वो फिर कह रहा हूं वही बात जी। पहली एंट्री एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1000 से, ठीक है। 31 मार्च तक डेप्रिशिएट करो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25 से। अब रिवैल्यू हो रहा है, वर्किंग से सिखाया हुआ है, वर्किंग से भी सिखाया हुआ है। जिस दिन रिवैल्यू हो रहा है उससे ऊपर नजर उठाकर देखो, कभी पहले रिवैल्यू नहीं हुआ तो डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक जितनी डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेट हुई पड़ी है, तो इससे ऊपर कभी रिवैल्यू नहीं हुआ, तो दरमियान में डेप्रिसिएशन भी एक दफा ही आई है। टोटल कितने से डेप्रिसिएट हुआ आज तक? 25 से। यहां पे तो एंट्री में तो एक मिनट, एंट्रीज में तो वैसे ही नजर आ जाना था, मैंने कहा जरा वर्किंग से भी देख लें, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट पौधा क्रेडिट 25 से, ठीक है। और सरप्लस है लॉस है? सरप्लस है, तो एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, कुछ दिन बाद यहां लिखूंगा इन OCI, चलो छोड़ो। अच्छा, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 105 और 105, ठीक है। उसके बाद ईयर एंड आया, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 83 से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 8 से, ठीक है। सही है, लेकिन ये पता नहीं रिक्वायरमेंट भी थी कि नहीं। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जर्नल एंट्री, चलो अच्छा है, ये भी करना था, और नोट भी बनाना है। चलो अब जर्नल एंट्रीज हो गई हैं, अब नोट बना लेते हैं। देखो नोट बनाया हुआ मैंने आपके लिए, लेकिन इसमें लिखा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बनाया हुआ है, ओके। हाँ जी, उसामा लिमिटेड नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। पीपी का नोट है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में, ओपनिंग बैलेंस, ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग। पर्चे में आपने कोई एब्रीविएशन यूज नहीं करना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस, ट्रांसफर या डेप्रिसिएशन? हो गया ना। क्या हुआ? मैंने कहा था स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन, एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो पहले डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर। अब ये तो दरमियान में आ गया। अच्छा, बेहतर यही है कि पहले डेप्रिसिएशन लें, क्योंकि 3 महीने 4 महीने 6 महीने की डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर तो करना ही होगा ना, तो वो पहले निकल आएगी। चलो पहले लिखा होगा तो ठीक है ना, लेकिन यहां पे आप जो मर्जी कर लें, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, कर सकते हैं, ओके। बहरहाल अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो या मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो, पहले डेप्रिसिएशन लिख लिया करो, ये मेरी सलाह है। ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो ना, तो फिर पहले डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर लिखा करो। सॉरी, स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन, मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो चाहे एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो पहले डेप्रिसिएशन लिख लिया करो। बहरहाल अगर कोई ना भी करे इसको फॉलो, तो भाई वो तो किसी वक्त ना फॉलो करे, उसकी मर्जी है, तो मैंने आपकी आसानी के लिए टिप्स दी हुई है, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन, उसके अलावा जो भी सिचुएशन हो पहले डेप्रिसिएशन कर दिया करो, ठीक है। सही है, चले। तो ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर, डिस्पोजल, क्लोजिंग। बुक वैल्यू निकल आएगी, मेजरमेंट बेसिस रिवैल्यूएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10 इयर्स लाइफ है। किसी को तकलीफ हो तो वो यूं भी लिख सकता है 9.75 to 10, लेकिन मैं कहता हूं 10 भी काफी है,
सिर्फ 10 ईयर्स लिख दो तब भी काम चल जाएगा। ओके, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं था। बेहतर अच्छा है 9.75 to 10। क्या मतलब, पहले 3 महीने 10 साल लाइफ यूज की थी डेप्शन के लिए, अगले 9 महीने 9.75 यूज की थी, तो लिख दो 9.75 to 10 ईयर्स ऊपर डेप्शन में यूज हुआ है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कोई नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा। ओके, अच्छा जी, अब काम शुरू करते हैं। मुझे बताएं, यकम जनवरी 17 को हमारा एसेट मौजूद था? मौजूद था नहीं, यकम जनवरी 17 को प्लांट डेबिट होकर आया है। मौजूद था और आया है में बड़ा फर्क होता है। मौजूद था का मतलब होता है पिछले साल क्लोजिंग में पड़ा था, इस साल ओपनिंग बना है, कोई एंट्री इसकी नहीं होती। और पहले ही दिन आया है मतलब इसकी डबल एंट्री हुई है प्लांट डेबिट, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस 0 था और एडिशन हुआ है 1000 रुपए का। ठीक है, सही है। उसके बाद ओपनिंग पड़ी थी ना, एसिड था नहीं, एक्यूमुलेशन पड़ी थी नहीं होनी। फिर अब मैं देखो एंट्रीज नहीं देख रहा, मैं तो कह रहा हूं वर्किंग से डायरेक्ट देखें हम जरा। एंट्री देखो तो 1 मिनट में हो जाएगा। एंट्री नहीं देख रहे, यहां देखें, 1000 का एसिड खरीदा, 25 का डेप्रीशिएट हुआ और 31 मार्च तक पहुंचा, तो ये डेप्रीसिएशन की एंट्री होगी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ठीक है ना। हमारे नोट के अंदर तो ये वाला एंड आ रहा होता है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, लेकिन मैंने इसको फिलहाल लिख दिया ब्रैकेट में, क्योंकि अभी ये 3 महीनों की डेप्शन है, अभी 9 महीनों की मजीद डेप्रीसिएशन आकर ही पूरे साल की डेप्शन निकलेगी और ये क्लोजिंग निकलेगा और ये यहां पर आएगा टोटल, ठीक है ना। और इससे एक और फायदा ये भी हो जाएगा कि इस दिन जब रिवैल्यूएशन करनी है तो ये 25 सामने होगा, ट्रांसफर करने के लिए मिल जाएगा। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? रिपीट कर दूं, कुछ किसने बोला रिपीट? पहली बार सुनना भी करो ना, आसान सी बात है। मैं कह रहा हूं कि ये 3 महीनों की डेप्रीसिएशन है। कितने महीनों की? ये 3 मंथ्स की डेप्रीसिएशन है। अभी मजीद 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन इसमें ऐड होगी, तो ये फॉर द ईयर 31 दिसंबर फॉर द ईयर पूरे साल की डेप्शन लेनी है यहाँ पर। ये तो अभी 3 महीनों की डेप्शन आई है, तो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद 9 महीनों की डेप्शन भी यहाँ पर ऐड करके फिगर वो वाली लिखेंगे। फिलहाल मैं कह रहा हूं कि हमने इसको रिवैल्यू करना है जिस दिन ये इतना डेप्रीशिएट हुआ था उस दिन तक, तो ये वाली ट्रांसफर में जानी है ना। अभी एंट्री भी करके आया 25 की, तो ये यहाँ लिखा हुआ जरा फायदा दे जाएगा ट्रांसफर होते हुए, ठीक है। लो भाई, ऐसे डेप्रीशिएट होकर 25 से डेप्रीशिएट होकर 31 मार्च 2017 पे पहुंच गया, ये एंट्री पढ़ने से पहुंच गया। अब रिवैल्यूएशन होनी है तो ट्रांसफर की एंट्री क्या है? बोलो। ट्रांसफर की एंट्री क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट हो गया। डेबिट कितने से? जितनी इस दिन तक पड़ी थी। देखो 31 मार्च तो 25 ही पड़ी थी ना, आगे मैंने लिखा ही नहीं इसीलिए ताकि आपके कान ना फ्यूज हो, ठीक है ना। ये इतनी डेप्शन 31 मार्च तक की डेप्शन पड़ी हुई थी यहां पर। तो अच्छा, अगर पहले से चला आ रहा होता तो ओपनिंग प्लस 25 हो जाता, लेकिन बाकी बाद वालों को डेप्शन को नहीं लेना, ट्रांसफर के बाद वाली, ये रिवैल्यूएशन के बाद वाली डेप्शन ट्रांसफर नहीं होती, रिवैल्यूएशन के दिन तक की डेप्शन ट्रांसफर होती है। तो ये 25 एक्यूमुलेशन डेबिट और एसेट 25, ठीक हो गया जी। उसके बाद वर्किंग एंट्रीज में देखो फायदे क्या, वो तो फौरन पता लग जाएगा। एंट्रीज पीपीई डेबिट यानी प्लांट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तो प्लांट डेबिट कितने से? 105 है और रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके दिमागों में क्रेडिट, वो लेजर जो बनाया था आपके दिमाग में इधर, ठीक है ना। अभी मूवमेंट बनाएंगे तो फिर यूज कर लेंगे उसको, फिलहाल तो दिमाग में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। कोई डिस्पोजल है सवाल में? नहीं, कोई नहीं है। क्लोजिंग यही होना है, चेक कर लो, हो ही नहीं सकता इसके अलावा कुछ। अब आप कहोगे जी पहले एडिशन हो रहा था, आपने पहले ट्रांसफर लिख दिया, हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, मसला ही कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, हमें इससे क्या, कोई बात नहीं, अपनी तरतीब मत छोड़ो, कोई मसला नहीं, अपनी नहीं आधा एडिशन बाद में, खैर ऐसा ही है, बिल्कुल गलत फेल होने के तरीके नहीं सिखाऊंगा इधर मैं आप लोगों को, कोशिश ये करूंगा कि पास होने का तरीका बताऊं, तो ये ठीक है बिल्कुल। ओके, अच्छा, उसके बाद जी अब क्या रह गया? इधर देखो ओपनिंग एसेट आया था, डेप्रीशिएट किया, फिर हमने ट्रांसफर किया जो यहां पे नजर नहीं आ रहा था, फिर हमने सरप्लस को रिकॉर्ड कर लिया। ओके, ये चल रहा होता है नोट के अंदर ना, सिर्फ ये वाला कॉलम चल रहा होता है। इवन सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस तो पीपी के नोट का ऐसा ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये डेप्रीसिएशन है, एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये कह रहा था मैं कि ये 83 यहां पर पड़ेगा तो इस साल की डेप्शन कंप्लीट आएगी ना, ठीक है। कितनी? 108, ये बात समझ गए। और ये आखिरी एंट्री जो है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ना रीवैल्यूएशन सरप्लस पीपीई के अंदर है ना रिटेन्ड अर्निंग्स पीपीई के अंदर है, सब नोट में चलो यूज कर लेंगे। ये तो इक्विटी के विद इन इक्विटी मैंने आपको कहा था कि एंट्री हो रही होती है, मूवमेंट है, एक दिन निकाल के दूसरे में फेंक देते हैं, ठीक है। पीपीई के नोट में एंट्री नजर नहीं आना होता। हाँ, सब नोट में सरप्लस की मूवमेंट में ये नजर आ जाती है एंट्री ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स की जगह पे, ठीक है। और सही है, चलो जी, नोट बराबर हो गया, पूरा हो गया। क्लोजिंग बताएं, क्लोजिंग 83 होना है जी, 25 तो निकल गया था। अब 1080 में से 83 माइनस करें, 990, वर्किंग से जाकर चेक करो, मैच कर जाएगी वर्किंग आपकी, ठीक है। यही तो बैलेंस शीट में नजर आना है, 997। एक ही एसेट हो तो यही टोटल, यही बैलेंस शीट के फेस पे चला गया। और ये रिवैल्यूएशन मॉडल, स्ट्रेट लाइन मेथड, 10 ईयर्स लाइफ, ठीक है जी। ये हो गया आपका नोट सारे का सारा। लेकिन एक ही बात तस्वीर बनाना, अभी ये भी है, सब नोट्स रिवैल्यूएशन तो है ना, सब नोट्स, पहला सब नोट, लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म
ऑन 1 अप्रैल 17 बाय ABC XYZ, कुछ भी, ABC कंपनी एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। बस ठीक हो गया, सब नोट एक बन गया। दूसरा, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन। अच्छा, पिछली क्लास में ना मैंने बोला हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, तो वहां से पीछे से आवाज आई लैंड एंड बिल्डिंग वुड हैव शोन। मैंने कहा यार देख तो ले, क्या रिवैल्यू हो रहा है भाई, ठीक है, वो पक्का रट्टा लगा ले दो सवालों को, है लैंड बिल्डिंग लैंड, द प्लांट रिवैल्यू हो रहा है। हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन प्लांट वुड हैव शोन फॉलोइंग अमाउंट्स एज ऑन 31 दिसंबर 17। कितनी कॉस्ट शो करता? 1000। अच्छा, और चुप करके 1 साल की डेप्शन लिखा दो। यहां पर 1 साल ही डेप्शन होता ना, डिवाइडेड बाय 10 यानी 100, और बुक वैल्यू, तो मिस्टर यूजर अगर ये एसेट रीवैल्यू ना होता तो 900 पे होता, रीवैल्यू हुआ है तो 997 पे नजर आ रहा है। ठीक है, बता दिया यूजर को। और लास्ट, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस वर्किंग में कोई सरप्लस ओपनिंग पड़ा है? नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, 105 का सरप्लस अरोज हुआ और 8 का ट्रांसफर हुआ। ये मूवमेंट ही तो पड़ी है। ओपनिंग कोई नहीं है, सरप्लस अरोज 8, ट्रांसफर क्लोजिंग, की मूवमेंट ही होती है वर्किंग के अंदर। ठीक है, मुश्किल नहीं है, काम आसान है, बस आप हिम्मत करें थोड़ी सी। ओपनिंग डरा ना करें, रोज कितना, ट्रांसफर, क्लोजिंग, ये आपका क्लोजिंग वर्किंग से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो मैं तो कहता हूं सिर्फ पहले ये इसकी अलग, कुछ बच्चों के बड़े अच्छे अच्छे मोबाइल होते हैं तो शायद वो बिल्कुल सारा कुछ ही कैच कर लें, उनके लिए एक दफा कर देता हूं, फिर दोनों को अलग अलग भी कर देता हूं। जरा जल्दी करिएगा प्लीज। वैसे इसमें ये इतनी छोटी राइटिंग बाद में नजर आ जाती है। बड़े कमाल मोबाइल आ गए अभी आजकल। हमारे जमाने में तो 3310 में कैमरा ही नहीं होता। भाई कह रहा है मैंने अभी भी ब्लैकबेरी रखा हुआ है। चाहिए हमारा नहीं होता था। अच्छा जी, सुने आप, इधर इधर अलग अलग भी किसी का कैमरा मेरे जैसा भी हो सकता है। ऑनलाइन वाला ये कोई रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं था कि मैं रिपीट करूं। ऑनलाइन बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन रिपीट कर दिया करें। मैंने कहा ये कोई रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है कि रिपीट करूं जी। कोई इस तरह से खींचना चाहे तो खैर जाए, बाकी को भी दें। पान खींच लो, पान बस कर दो। दूर रहो मुझसे। ठीक है जी, चलें आप आगे। अब आपने क्या करना है, इधर देखें, ये देखें जी, ये होमवर्क नोट कर लें। लेक्चर 38 वाला एक क्वेश्चन था, वो पेज 445 पे मौजूद है। वो कौन सा था अभी देखें। जी जी, कौन से लेक्चर नोट्स, ये आ गया। ये जी, ये उम्र लिमिटेड नजर आ रहा है जी आपको। ये आपके 31 एंड 32 ओवरऑल लेक्चर वाले हैंडआउट में था। उम्र लिमिटेड, असल में इसकी रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर अ नोट, लेकिन हम उसको कन्नी कतरा के आगे चले गए थे उसमें। ठीक है ना, इसमें डिस्पोजल भी है। ये आपके अगर नोट्स देखें, लेक्चर नोट्स, तो उनके अंदर कौन से सफे पे मौजूद है जी? ये पेज नंबर 445, क्वेश्चन नंबर 68 है। तो आपने एक क्वेश्चन नंबर 68 करना है। 445 लेक्चर नोट्स में ये होमवर्क है, यानी इसका नोट बनाना है, पर नए सिरे से करना, ताकि वो जो डिस्पोजल भूल गया जरा वो रिवाइज हो जाए ना। ठीक है, और फिर उसका नोट बनाए, मैं कल जाहिर है ये बनवाऊंगा। उसके बाद 69 KL, ये भी उसी हैंडआउट में था। ये भी आप आज आपका होमवर्क है, क्योंकि इसकी भी रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर आ नोट। हमने ये नहीं बनाया था, सिर्फ एंट्रीज करके आगे निकल गए थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 68 और 69 पेज 445 और 446 पे बुक पे है, वो कर लेना। हैंडआउट में भी है, लेकिन हैंडआउट आपने अब तक घुमा दी होने, इसलिए मैंने ये बुक से ही रेफर कर दिया। ओके, अच्छा जी, अच्छा जी, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं जी रीवैल्यूएशन पर बात, सॉरी इंपेयरमेंट पर। ये IS 36 है जी, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ये सवाल इस्तेमाल नहीं हुआ, टाइम ही नहीं मिला जो हैंडआउट्स के अंदर था। एक ये सवाल ना कुछ अर्सा पहले मैंने बनाया था ऐसे ही, तो आज एक और सवाल वैसी बातों बातों में बना दिया, तो फिर इसकी बात नहीं की, तो ये कल कर लेंगे। ठीक है ना, वो सवाल ऐसी डिस्कशन के अंदर बनता गया, मैं वही सवाल आपको दिखा देता हूं जरा।
अच्छा जी, आपका क्या नाम है? नबील। नबील, आप कहाँ से हो? सरगोदा से। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई यहाँ पे बैठे थे, वो हाफजाबाद से थे, तो अब ये सरगोदा वाले भाई आ गए हैं, तो इनके ऊपर एग्जाम्पल बना लेते हैं, ठीक है। ये नबील भाई सरगोदा से हैं और मेरे अपने डिवीजन से हैं, और इन्होंने एक बस ली हुई है और ये बस चलती है सरगोदा से लाहौर, पक्का टाइम है, और एक ही बस इनके गांव से चलती है और वो डेवो है, डेवो नाम बदल गया जी, क्या नाम है जी इनका? तो ये नबील एक्सप्रेस चलाते हैं, ठीक है। नबील एक्सप्रेस चल रही है, और नबील एक्सप्रेस जो है वो इन्होंने खरीदी थी 200 रुपये की। आगे सिफरें यार, किसी देखो किसी के पैसे हैं, खुश ना हुआ करो, आगे लगा लो जितनी सिफरें दिल करें, ठीक है। अच्छा, 200 रुपये की फिगर जरा छोटी रखनी होती है ना, एग्जाम्पल समझानी है। मैं सिफरें ही पूरी करता रहूँ। सुनो, मैंने कहा था फजूल नहीं बोलना, बातें हंसते खेलते समझ आ जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपके साथ जरा लाइटर नोट पे चीज़ों को सिखाऊं आपको। लेकिन अगर आपकी तरफ से भी काम शुरू हो जाए तो फिर ठीक है, फिर खामोश बैठो, मैं पढ़ा देता हूँ, फिर कैसेट ऑन करूँगा, फिर क्लास के एंड पे ऑफ करूँगा, बस किसी को भी बोलने भी नहीं दूंगा, तो इंसान मना करो। अच्छा जी, नबील है, ये नबील है, ठीक है। ये यकम जनवरी 20 को इसने डाइवो खरीदी थी 200 रुपये की, और इसने सोचा था 5 साल इसको इस्तेमाल करूंगा। मैंने ये एग्जाम्पल अभी डाटा लिखा नहीं है, तो क्लास के बाद लिख लूंगा, ठीक है ना, पिछली क्लास में बस बन गई ऐसे ही। 200 की ये डाइवो खरीदी, लाइफ इसकी 5 साल एक्सपेक्ट कर रहा था नबील, तो 40 और 40 रुपये डेप्रीशिएट होकर 31 दिसंबर 2021 पर ये इसकी जो डाइवो है ये कितनी वैल्यू पर नजर आ रही है? 120 पर। बुक वैल्यू इसकी कितनी है जी? 120। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस दिन इसका कंडक्टर दौड़ा आया शाम को, 31 दिसंबर 21 की शाम को, आके कहने लगा वो जो गोंदल है ना, गोंदल अभी हाफजाबाद में गुजर थे, ठीक है ना। अच्छा, तुम्हारे वहाँ गोंदल ज़्यादा होते हैं, तो जो गोंदल है ना, गोंदल, उन्होंने ना नई जो है ना वो बस मंगवा ली है। वो कौन सी चली है वो लंबी कौन सी? हाँ, यू टोंग ले ली, हाइगर या यू टोंग ले ली जी, ठीक है। वो कंडक्टर भागा आया, सुनो, और कहने लगा वो जो साथ वाले गोंदल है ना जी, उन्होंने ना, ये नबील साहब, उन्होंने बोला नहीं जा रहा, उससे क्या हुआ, टेंशन है क्या? उन्होंने ना यू टोंग खरीद ली है। नबील की परेशानी की बात है, खुशी की बात है? परेशानी की बात है भाई। इसकी डाइवो इस रूट पर अकेला ये बादशाह था, ठीक है, नबील एक्सप्रेस, और अब गोंदल त्यारा भी आ रहा है, ठीक है। क्या है अब मसला? क्या है, ये उसी रूट के ऊपर उसी इलाके से इसका पक्का टाइम, बल्कि पक्का टाइम, सुबह निकलता था 5 बजे लाहौर के लिए, और शाम को 4 बजे यहां से वापस सवारियां सरगोदा लेके चला जाता था, ठीक है। अब उसी रूट के ऊपर वो गोंदल त्यारे ने भी चलना है, तो सवारियां तो बढ़ जाएंगी। अब इसको टेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये एक इंडिकेशन आई जिसकी वजह से नबील परेशान हुआ, और नबील को हमने फिर कहा, सलाह दी, टेस्ट कर लो अपने एसेट को फॉर इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब ये होता है जरा चेक कर लो, जितना तुम समझ रहे थे क्या उतनी औकात भी अब तुम्हारे एसेट की रही है या नहीं रही है। देखो, ये एसी खरीदा, ये कॉस्ट है, मैंने आपको कहा था इसको 5 साल फायदा आना है, तो इस कॉस्ट को 5 साल पे डिवाइड कर देते हैं। फर्क सिर्फ यही है, एक पहले ही साल एक्सपेंस आउट नहीं करते, ठीक है ना। अब इसकी किताबों में एक कॉस्ट नजर आ रही है, अभी भी 120 की पड़ी है, ठीक है, और हम इसके कह रहे हैं जरा चेक कर लो ये 120 के रिकवरी भी मुमकिन है या कहीं लॉस तो नहीं हो गया। देखो, गेन कब होता है आपको, अगर आपकी 120 वाली चीज आपको फायदा 150 का दे जाए मिसाल के तौर पर, ठीक है, और लॉस कब होता है, जब 120 का खर्चा करें और उससे फायदा 100 का है मिसाल के तौर पर, ठीक है ना। तो अब हमने नबील को क्या कहा, हमने कहा भाई अपने एसेट की ना, अपनी डाइवो की औकात चेक कर लो, कहीं ये ना हो कि ये अपनी जो वैल्यू पर किताबों में नजर आ रही है इससे भी नीचे चली गई हो। नबील ने कहा वो कैसे? हमने कहा पहले तो किताबी वैल्यू निकालो ना, ठीक है, बुक वैल्यू निकालो, वो तो आसान है, वो तो आपने यूं करके निकाली होगी ऐसे लेफ्ट हैंड से, ठीक है। तो 120 क्या है? नबील की डाइवो की बुक वैल्यू।
अब इस दिन खड़े होकर नबील को हम कहेंगे कि तुम्हारे जो एसेट है, तुम्हारी जो डाइवो है, उससे तुम्हें नबील साहब दो तरह के फायदे आ सकते हैं। ठीक है, दो तरह के फायदे आ सकते हैं। या तो इसको आज ही बेच दो, बेचोगे तो क्या मिलेगी आज मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, लेकिन बेचने के ऊपर कुछ खर्चा आ सकता है। जैसे डिस्पोजल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, कॉस्ट टू सेल उसको कहते हैं, स्टैंडर्ड ने इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कहा। क्या मतलब, आज बाजार में बेच दे तो इसको, मिसाल के तौर पे किसी ने इसको कहा कि भाई साहब अगर आप आज ये सरगोदा में ही बेचे ना तो ये आपकी जो बस है ये 95 रुपये, ये जो है ना 75 रुपये की बिकेगी, लेकिन अगर इसको लाहौर ले जाकर बेचें तो यही बस जो है ये 95 की बिक जानी है। ठीक है, लेकिन लाहौर तक जाते हुए को टोल पे करना पड़ेगा, को डीजल पे करना पड़ेगा, को कंडक्टर ड्राइवर को खर्चा देना पड़ेगा, तो 5 रुपये आपके लग भी जाने हैं। तो फिर भी 90 तो जेब में आता है ना। ये सरगोदा में बेचता है तो, मिसाल दे रहा हूँ, सरगोदा में बेचता है तो 75 आते हैं, और अगर लाहौर ले जाकर बेचता है तो खर्चा निकाल के भी 90 मिल रहे हैं, तो फिर लाहौर जाके बेचेगा ना। इसको कहते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, यानी आज अगर नबील अपनी ये बस बेच दे तो 95 रुपये मिलेंगे, लेकिन 5 रुपये जेब से भी जाएंगे, तो नेट में क्या मिलेगा इसको, 90 रुपये। लेकिन दूसरा मामला भी तो है। ठीक है, नबील क्या कहेगा, नबील कहेगा भाई देखो मैं भी बहुत बड़ा चौधरी हूँ यहाँ का, मैं भी यहाँ पे जट हूँ, जट। ठीक है, तो मैं गोंदलों के साथ मुकाबले पे आना हूँ, मैं बस बेच दूँ, नहीं भाई, नुकसान हो या नफा हो, मेरे इस रूट के ऊपर जो है वो नबील एक्सप्रेस तो चलेगी ही चलेगी, कोई नहीं, नुकसान बड़े बड़े आते रहते हैं, बस ने चलना ही चलना है, बस नहीं बंद होगी। आप बस को मुझे बताएं अगर मैं चलाऊं तो मुझे कितना फायदा आएगा। क्या मतलब कोई भी एसेट आपके पास अगर पड़ा है वो आपको दो तरह के फायदे दे सकता है, या उसको आज बेच दो या उसको अगले जो उसकी रिमेनिंग लाइफ है उस पर इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करोगे तो आपको कुछ इनफ्लोज होंगे, कुछ आउटफ्लोज। जैसे अगले 3 साल जो लाइफ रिमेनिंग 3 साल रह गई थी ना, 5 साल सोचा था, 3 साल, अगर अगले 3 साल नबील अपने इसी रूट के ऊपर डाइवो को चलाता रहे, ठीक है, तो इसको किराए की मद में इनफ्लोज होंगे, और डीजल लगेगा, रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर मेंटेनेंस होगी, सैलरीज होंगी, ये कुछ खर्चे होंगे। ठीक है, तो इसको कुछ इनफ्लोज और कुछ आउटफ्लोज मिलने हैं। मिसाल के तौर पे नबील अगर कंटिन्यू करता है इस बस को यूज करना, इस बस को यूज करता रहता है, तो हर साल के एंड पे, मिसाल के तौर पे हम इसको कह रहे हैं जिसको तकरीबन ना कोई 65 रुपए का इनफ्लो होगा हर साल, मिसाल के तौर पे। ठीक है, लेकिन ये 65 का इनफ्लो कमाने के लिए इसको कोई 15 रुपए का खर्चा भी होगा। बड़ा फायदा है यार इसको, ऐसे नहीं। ठीक है, तो नेट में इसको कितना इनफ्लो आएगा, 50 रुपए का, ज्यादा हो गया, इसको जरा 20 कर लेते हैं, चलो कुछ तो खर्चा हो, मेरा भाई भी राजी नहीं हो रहा था ये वाला। ठीक है, 20 करेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, ये गुजारा हो जाएगा। ठीक है, ओके, मैं जरा ना कम करना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद कुछ और है। ठीक है ना, आप उसको छोड़ें। अच्छा जी, ये क्या है जी, नेट कैश फ्लोज। 45 जेब में आने हैं इसके पहले साल के एंड, 45 दूसरे साल के एंड, 45 तीसरे साल के एंड, प्लस ये जो लाइफ का एंड होना है, तो इसको जाकर बेचेगा तो सही, चाहे कबाड़िए को बेचे, तो मिसाल के तौर पे कबाड़िए को जाकर अगर बेचता है तो उस दिन इसको 10 रुपए मिलेंगे इसके, लेकिन 2 रुपए डिस्पोजल कॉस्ट भी है, तो नेट में इस आखिरी साल में 8 रुपए ये भी मिलेंगे इसको। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि अगर नबील आज ये बस जाकर बेचे तो कितने रुपए इसको मिलते हैं, 90 रुपए। ठीक है, लेकिन अगर ये इस्तेमाल करता रहे तो इसको 45 और 8 टोटल कितने आ गए, 143 रुपए मिलेंगे। अब मुझे बताओ ये बुक वैल्यू किस दिन की है, ये बुक वैल्यू किस दिन की है, बोलो, 2021, 31 दिसंबर 2021 की। ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल किस दिन की है, 31 दिसंबर 2021 की। क्या ये 143 रुपए भी 2021 पे खड़े हैं? नहीं सर, मत ऑटो पे सर लगाया हुआ तुमने, सोचो तो सही, 143 तो फैला पड़ा है अगले 3 साल पे। तो फिर आपको याद आई उस AFC की या PRC की जिसमें QM का पर्चा पढ़ा था, उस्तादों ने कहा था डिस्काउंटिंग ध्यान से पढ़ लो, पढ़ा था, डिस्काउंटिंग को पढ़ा था ध्यान से, तो फिर मुझे आज आसानी होगी। ठीक है, क्या मतलब, ये 45, बात सुने प्लीज, ये 45 को हम कहेंगे 45, जरा इधर आओ, ये इधर आएगा 1 साल पीछे, ये 45 को, और मुझे 45, तुम भी आना जरा, वो भी आ जाएगा। ये वाला 45 कहेगा मुझे भी लेते जाओ, ये सारे कैश फ्लो इधर आ रहे हैं। ठीक है ना, ये 8 कहेगा मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी लेते जाओ। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैश फ्लोज को 31 दिसंबर 2021 पे लाना पड़ेगा, तभी तो लाइक विद लाइक का कंपैरिजन होगा। बात समझो? ठीक है, तो ये सारे कैश फ्लोज को हमने लेकर आना है 31 दिसंबर 21 पे। तब हम कह सकते हैं एसेट किताबों में पड़ा है 120 का, अगर आज बेच दें तो मिलते हैं
90, और अगर अगले 3 साल इस्तेमाल करें तो जो फायदा आना है उनकी आज की वैल्यू ये है। लाइक विद लाइक का कंपैरिजन होता है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी फ्यूचर के नेट कैश फ्लोज की। क्या बोला मैंने? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, ठीक है जी। इसको स्टैंडर्ड की जबान में कहा जाता है वैल्यू इन यूज। क्या मतलब? ये देखो, अगर यूज करें तो कितनी वैल्यू बनती है, तो वो तो अगले 3 साल पे पहले पड़ी थी वैल्यू यूज की, तो उसको बहरहाल डिस्काउंट तो करना पड़ेगा। तो फिर एक छोटी सी हमने वर्किंग करनी है वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन की, ठीक है। ओके, तो वैल्यू इन यूज वर्किंग 1 कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। अब इधर देखें जी, 45 मिस्टर 45, देखो सिंपल डिस्काउंटिंग याद है? कुछ डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला याद है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू को 1 + i रेज़ टू पावर -n कर दो, ठीक है। इस 45 को कितने साल पीछे लाओगे? पहले साल वाले को कितने साल पीछे लाओगे? 1 साल, ठीक है। इस पहले 45 को 2 साल, इस वाले 45 को 3 साल, इस 8 को 3 साल, ठीक है। तो सिंपल काम है वो जो करके आए हैं आप क्यूएम के अंदर, ठीक है। आप इधर देखो, वैल्यू इन यूज निकालने लगे हो तो आप कहते हो जी 45, पहले वाले को कहा आपने 45, जरा इधर आना, 1 + i रेज़ टू पावर, मैंने बताया नहीं 15% ना कम ना हो जाए, 15%, 20% कर लें, चले कर लें 15%, 1.15 रेज़ टू पावर। पहले वाले 45 को 1 साल बुलाया, ये मैंने डिस्काउंट रेट बताया भाई 15%, मेरा अपना सवाल है ना, साथ बना था तो रेट पिछली क्लास में 20% बता दिया, आपको 15 बता दिया, ठीक है। चले 45 × 1.15 रेज़ टू पावर -1 प्लस दूसरे 45 को बुलाओ, कितने साल पीछे? तो ये 1 + i है, 1 + 15% मतलब 1 + 0.15, ठीक है ना। वो कितना बन गया? 1.15, ठीक है। तो 1.15 रेज़ टू पावर -2 प्लस 45 × 1.15 रेज़ टू पावर -3 प्लस, ये देखो ये सारे आ गए। ये पहला 45 कितने साल पीछे आया? 1 साल, दूसरा 45 2 साल, तीसरा 45 3 साल। ये देखो पहला 45 1 साल पीछे, 2 साल पीछे, 3 साल पीछे। ये सिंपल फॉर्मूला लगा डिस्काउंटिंग का, ठीक है। अब रह क्या गया? ये 8 भाई साहब भी तो मिलने हैं, ये भी तो तीसरे साल के एंड पे, इसको 1 2 3 साल इसको भी पीछे लाना है, ठीक है। बातें पता नहीं क्यों कर रहे हैं, समझ से बाहर है मेरी ये बात। तो 8 जरा करीब करीब रखें इनको, प्लस 8 × 1.15 रेज़ टू पावर -3, क्या आंसर आता है जी? 108, ठीक है। अच्छा अब इधर देखें, ये तरीका है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, लेकिन ये लेंथी तरीका है। अगर यही 5-6 साल वाला सवाल होता तो हमें काफी देर लग जाती। एक और तरीका भी आपने सीखा था, एनवीटी। एनवीटी का फॉर्मूला कहां लगता था? जब आपके कैश फ्लो सेम हो, 1 से ज्यादा हो और इंटरवल भी सेम हो। यानी 45 पर आप एनवीटी का, याद आ रहा है? याददाश्त याद आ रही है? थोड़ी याददाश्त वापस आ रही है। एनवीटी का फॉर्मूला कब लग सकता है? जब आपके कैश फ्लोज 1 से ज्यादा हो, एक जैसे हो और एक जैसे इंटरवल पे पड़े हो, तो आपका एनवीटी का, वरना इनमें 3 में से कोई एक शर्त भी पूरी ना हो, एनवीटी का फॉर्मूला नहीं लग सकता। यानी कि ये 45 48 और 56 होता, नहीं लग सकता था। ये कोई साल का फर्क होता, नहीं लग सकता था। एनवीटी का फॉर्मूला कब लगता है? जब आपके कैश फ्लोज सेम हो, सेम इंटरवल से हो, 1 से ज्यादा हो। ये 3 चीजें जब पूरी होंगी तो एनवीटी का फॉर्मूला, 45 पे एनवीटी का फॉर्मूला लग जाएगा, 8 को सिंपल डिस्काउंट कर लेंगे, ठीक है। ये भी एक तरीका है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से सिखा देता हूं। हमने कहा जी, और ये ऐसे भी निकल सकता है कि आप 45 को एनवीटी का फॉर्मूला लगाएं, 1 माइनस, ये लिखा हुआ साथ, ठीक है, 1 - 1.15 रेज़ टू पावर माइनस, अब ये 3 जो है ना, ये n जो है ना, ये कभी ईयर्स नहीं कहने, ये ईयर्स कहने वाला फंस जाएगा कहीं सेमी एनुअल या मंथली या क्वार्टरली आ जाए तो। n का मतलब होता है 45 कितनी दफा आ रहा है, नंबर ऑफ 45 कितने हैं, ये है n, ठीक है ना। तो -3 डिवाइडेड बाय 0.15, इससे तो 45 तीनों आ जाएंगे 31 दिसंबर 2000 जो भी था उस पे, 21 पे, ठीक है। लेकिन जो 8 पड़ा है उसको भी तो लाना है। 8 1.15 रेज़ टू पावर -3, आंसर निकाल के चेक करो कैलकुलेटर पे, इट मस्ट बी सेम, वरना और क्यों लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली। अब इधर देखो, अब हम कह सकते हैं ये तीनों चीजें एक ही दिन पर मौजूद हैं। क्या मतलब? एसिड की किताबी वैल्यू बेच दें आज तो 90 रुपए, और अगर इस्तेमाल करें अगले 3 साल तो 108 रुपए, उसकी आज की वैल्यू निकल आई ना। अब मुझे बताओ, अगर नवील अक्लमंद हुआ तो क्या ऑप्शन लेगा, और अक्लमंद हुआ, अक्लमंद आदमी क्या करेगा? वो बेहतर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो इस हायर को, इनमें से जो हायर होता है उसको कहा जाता है मैक्सिमम औकात ऑफ द एसिड, ठीक है।
क्या कहा जाता है जी? रिकवरेबल अमाउंट। स्टैंडर्ड ने लफ्ज इस्तेमाल किया रिकवरेबल अमाउंट। मैक्सिमम क्या रिकवरी कर सकते हैं इस एसेट से हम? जितना मर्जी जोर लगा लो ना, 108 से ऊपर फायदा नहीं आने लगा इससे, क्योंकि कोई भी एसेट में दो तरह के फायदे दे सकता है, या इस्तेमाल होकर फायदा देगा या आज बेच दो। तो जो मर्जी कर लो इससे मैक्सिमम रिकवरी कितनी पॉसिबल है? 108। तो रिकवरेबल अमाउंट फिर क्या बन गई? 108। अच्छा, अगर यहीं पर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल 110 होती तो ये क्या करता? 110 लेता। रिकवरेबल अमाउंट क्या है? मैक्सिमम क्या रिकवरी मिलनी है? 110। तो ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से जो चीज हायर होती है। रिकवरेबल अमाउंट स्टैंडर्ड ने ये लिखा हुआ है इज हायर ऑफ नंबर 1 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और नंबर 2 वैल्यू इन यूज। तो हम दोनों, हमारी इन दोनों में से कौन सी हायर है जी? 108। तो 108 आ गया यहां पर। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि आपका एसेट औकात से बाहर है, आपका एसेट ओवर स्टेटेड है। आप यूजर को 120 पे एसेट दिखा रहे हो, हालांकि उसकी मैक्सिमम औकात ही कितनी है? 108। यूं कह लो फ्यूचर में लॉस आ रहा है, फ्यूचर का लॉस तो आज ही रिकॉर्ड करना है। तो क्या अमाउंट आ गई? 12 इज द इम्पेयरमेंट लॉस। इसकी एंट्री बहुत टफ है, जरा एक नजर देख लीजिएगा, फिर ये ना कहिएगा कि बताया नहीं। प्लीज 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 जरा ध्यान से, जरा सारे ध्यान से देख लें। वैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है? डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या थी, जरा मुझे कोई बताए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अच्छा वो मैं वैसे लिख लूंगा पहले, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर इंपेयरमेंट आ जाए तो डेप्रिसिएशन का नाम बदल कर नहीं, डेप्रिसिएशन की बजाय यही एंट्री वैसे ही रहेगी। ये भी एक लॉस ही, एसेट की वैल्यू में कमी ही है। हम लिख लेंगे इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस, अगर तकलीफ हो रही है एक्सपेंस लिख लो, फिर वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लॉस एक्सपेंस ही होता है। बहरहाल आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा था, इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस क्यों नहीं लिख रहे? तो लिख दिया आज पहला दिन, ठीक है। इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। बहुत मुश्किल थी ना एंट्री, कितने से? 12 रुपए, ठीक है। तो ये सारा स्टैंडर्ड मैंने तकरीबन पढ़ा। अगले सुनो, मैंने बांधा नहीं किया डिस्कशन, नोट भी बनाना है, सब्र करो जी। अगले 4 दिन इसमें ये देखेंगे फेयर वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट टू सेल में क्या क्या आ सकता है, फिर वैल्यू इन यूज निकालते हुए जो कैश फ्लोज हैं क्या चीज आ सकती है क्या चीज नहीं आ सकती, फिर कुछ थेरी शेरी थोड़ी सी देखेंगे, इंडिकेटर्स होते हैं। ये डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट आप कन्फ्यूज करेंगे घर जाके, कल बताऊंगा दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हर साल करते हैं, इंपेयरमेंट जब गुजर त्यारा आए तब। गुजर था कौन था? गोंदल, सॉरी, गुजर पहली क्लास में था, ठीक है ना। तो कोई इंडिकेटर हो तो इंपेयरमेंट करते हैं, डेप्रिसिएशन हर साल करते हैं, फर्क कल बताऊंगा, ठीक है ना। तो 4 दिन हमने इसी की प्रैक्टिस करते रहना है अभी, ओके। अच्छा सुने, सब्र करें। अभी ये एंट्री हो गई, एक छोटी सी बात और सुन लें। मिसाल के तौर पे अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, 120 पे हमारा एसेट नजर आ रहा था, ठीक है, और इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 125 है मिसाल के तौर पे, और वैल्यू इन यूज 108 है, तो हायर क्या हो गया? तो रिकवरेबल अमाउंट 125 बनती है। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो फिर इंपेयरमेंट गेन आ जाएगा? नो। ये समझाना था आपको कि या तो इंपेयरमेंट लॉस इज या इज नॉट। अंग्रेजी समझो, अंग्रेजी नहीं, या तो इंपेयरमेंट लॉस होता है या नहीं होता है, या तो इंपेयरमेंट लॉस इज या इज नॉट, ठीक है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट गेन, ये याद रखना, ठीक है। या तो इंपेयरमेंट लॉस होता है या इंपेयरमेंट लॉस नहीं होता। इंपेयरमेंट गेन का फ्यूचर गेन नहीं रिकॉर्ड करना भाई, फ्यूचर गेन नहीं रिकॉर्ड करना, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं होता। अच्छा सुने, तेजी ना करें, फिर एंट्री क्या होगी? देयर विल बी नो एंट्री भाई, प्लीज चुप रहें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नोट बनने लगा। स्टूडेंट का सवाल है कि अगर लॉस नहीं होगा तो एंट्री क्या होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। जब लॉस ही नहीं हुआ तो एंट्री भी कोई नहीं है, ठीक है। जैसे एसेट पड़ा है वैसे ही पड़ा रहेगा। टेस्ट लगा के चेक की तो यही किया है, इंपेयरमेंट है या नहीं है। बातें मत करें, नोट बनाएं। नबील एक्सप्रेस नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2021। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग, ठीक है। बस क्या करना है, डिस्पोजल तो है नहीं, ओके। उसके बाद एक्यूमुलेशन, ओपनिंग, रिवैल्यूएशन वगैरह भी कोई नहीं है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस सवाल में फिलहाल तो, और क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद नई चीज आज ऐड हो जाएगी। अगर आपके सवाल में एसेट आपका इंपेयर हो जाता है तो ये एक नई चीज आपके यहां ऐड हो जाएगी, इंपेयरमेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया इसका और डेप्रिसिएशन का कोई फर्क नहीं है। जब इसका और डेप्रिसिएशन कोई फर्क नहीं है, ना एंट्री में फर्क, ना ट्रीटमेंट में फर्क, सब कुछ सेम ही है, ठीक है। तो फिर बिल्कुल उसी तरह से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। चल, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, ओपनिंग बैलेंस उसी तरह से, फिर डेप्रिसिएशन की बजाय इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा बस, प्लस, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस, ओके। ये डिब्बा मैंने वैसे ही बनाए हैं डिब्बास। ये जी डेवो है, नबील की डेवो,
सुनो इधर देखो, बड़ी अहम बात होने लगी है। अभी ना 31 दिसंबर 21 का नोट बनाना है, तो ओपनिंग बैलेंस और यकम जनवरी 21 का होना है ना फिर? बोलो कि नहीं? अच्छा, तो यकम जनवरी 21 पर डेवो की कॉस्ट कितनी थी? डेवो की वो तो 200 ही रहनी है सारी जिंदगी, कोई एडिशन तो हुआ नहीं, कोई डिस्पोजल भी नहीं है, 200 के 200 पर ही है। यकम जनवरी 21 तक कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी है ये? तो ओपनिंग यकम जनवरी 21 पे 80 ना लिख लेना, जज्बाती हो गए। 31 दिसंबर 2021 पर ये 80 बनता है, फिलहाल तो 40। ओपनिंग एक्यूमुलेशन कितनी होती जी अगर नोट बना रहे थे? तो 40। फिर इस साल की डेप्रिशिएशन आती 40 और ये 80, तभी तो 200 माइनस 80 एसिड की बुक वैल्यू 120 नजर आ रही। इसको ट्रांसफर नहीं करते, रिवैल्यूएशन थोड़ी हो रही है, ये अपनी जगह कायम है। इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा और हमारा एसेट हो गया इंपेयर 12 रुपए से। ओपनिंग में क्या कोई इंपेयरमेंट नहीं थी, ये इंपेयरमेंट की एंट्री पड़ी, उसी तरह से डेबिट एक्सपेंस डेबिट प्रॉफिट लॉस में और एक्यूमुलेटेड डेबिट इधर क्रेडिट। ऐसे ही इंपेयरमेंट लॉस डेबिट प्रॉफिट लॉस में और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट यहां पर क्रेडिट कितने से? 12 से। टोटल क्या आ गया? 12। अब इधर देखो 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 देखो, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेबिट माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कितना आता है? तो 108 पर ही तो औकात पर ही तो लाना था इसको। कह रहे थे कि मैक्सिमम रिकवरी कितनी हो सकती है? 100, तो 120 से उठा के 108 पे ले आए। देखो ठीक है, तो ये है जी आपकी मुकम्मल कहानी। वो नोट हो गया हुआ है या वो नोट होना है? अभी करना है नोट। एक मिनट, कौन सा इंपेयरमेंट लॉस दोबारा बताओ बेटा। वो नीचे एंट्री क्या की हुई है? एक मिनट यार, तस्वीर वालों। अच्छा जूम आउट कर दूं, एंट्री भी ले आऊं बीच में। ये एंट्री क्या हुई पड़ी है? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। जैसे डेप्शन की एंट्री थी बिल्कुल वैसे ही है। डेप्शन एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन यहां पे क्रेडिट। ऐसे ही इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट लॉस में डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस यहां पर क्रेडिट। एसेट की बुक वैल्यू होती है, आज पूरा फॉर्मूला हुआ है हमारा, बातें मत करें, आज पूरा हुआ है फॉर्मूला हमारा। कॉस्ट मॉडल पर एसेट पड़ा होता है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। ठीक है, तो यही स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, होमवर्क पहले लिखवा दिया है।